तो वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। और आज हम लोग का क्लास जो है वो सैम्पल सेट के साथ है। सैम्पल सेट मैथमेटिक्स का जो कि बोर्ड में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपको कम से कम कोई एक किताब, या तो आप अरिहंत का ले लो या ओसवाल का ले लो, और भी कोई होगा तो वो भी सेट ले सकते हो आप। लेकिन आज का जो सैम्पल सेट पेपर होगा वो मैं ओसवाल का सॉल्व करने वाला हूँ। और ये जो पेपर है इसमें कुछ सॉल्व हैं और कुछ अनसॉल्व है। तो पहला जो सेल्फ असेसमेंट पेपर है जो स्टैंडर्ड है, पेज नंबर ये है आपका, मैं बता देता हूँ, पेज नंबर 76 पे है ये, ठीक। अनसॉल्व पेपर है, ओसवाल का है और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के स्टैंडर्ड पार्ट का है। मैथमेटिक्स में दो हैं, एक बेसिक और एक स्टैंडर्ड है, तो ये स्टैंडर्ड वाला है। तो ये अनसॉल्व है, इसीलिए मैं इसे यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे देने वाला हूँ। तो चलिए, ज़्यादा वेट नहीं करना है और हमें इसे सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग सैम्पल पेपर का सेक्शन ए सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए, सेक्शन ए में आप लोगों को पता है 20 क्वेश्चन है और सबका 1 मार्क्स है, यानी आपको 20 मार्क्स मिलने वाला है। तो मैं आपको कहूँगा कि इसमें आप आधा घंटा से ज़्यादा मत लगाना, क्योंकि अगर आप इसमें आधा घंटा से ज़्यादा लगा रहे हो तो आपका बाकी सेक्शन छूट जाएगा। चलिए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल कह रहा है कि व्हाट इज़ द HCF ऑफ 3525, यानी पूछ रहा है HCF निकालिए। HCF ऑफ 3525, ठीक है, 3525। तो HCF निकालने का बहुत सारा तरीका है, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन और एक है लॉन्ग डिवीजन। तो आप लॉन्ग डिवीजन से भी निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। 525 को डिवाइड कीजिए 3000 से, 525, तो 5 चौक 6 5 30, 5 बार में कीजिए। 5 5 25, हाथ में 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हाथ में 1, 5 5 25 और 1 26, 2625। इसको आप घटाइएगा तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 6 गया 3, उधर तो बचा नहीं। तो जो भी यहाँ पे आया है आप उसको 525 से फिर से डिवाइड कीजिए, तो ये एक बार में आएगा 375। घटाइए, 5 में से 5 गया 0, 12, 7 5 12 होता है, 4 में से 1 गया, 3 गया 1। फिर से इसको डिवाइड कीजिए 375 से, तो 150 दूनी 300, यहाँ पे आ जाएगा 75। 75 को आप फिर से कीजिए 150 से। ये तब तक चलता जाएगा जब तक आपका रिमाइंडर नहीं आएगा, ठीक है। तो 75 दूनी 150, ठीक है। जैसे ही आपका रिमाइंडर आया तो ये वाला आपका हो जाता है HCF। ये क्या हो जाता है? HCF। तो HCF 75 है, ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मेथड आप याद रखिएगा, ये थोड़ा आसान मेथड है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप टू ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर। 3 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति का नाम ए है, मान लीजिए ए है, एक बी है और एक सी है। तीनों व्यक्ति क्या कर रहे हैं? मॉर्निंग वॉक पे जाना चाह रहे हैं और जो उनका स्टेप्स है, एक कदम वो चलते हैं, वो पहले वाले का है 40 सेंटीमीटर, दूसरे वाले का है 42 सेंटीमीटर और तीसरे वाले का है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप जान रहे हैं कि जब भी कोई व्यक्ति चलेगा तो वो लंबा छोटा होगा, तो उसके हिसाब से उसके पैर का जो लेंथ होगा, पैर का लेंथ भी कह सकते हैं, या उसका कदम होगा वो छोटा बड़ा हो सकता है। तो ये यहाँ पे 3 व्यक्ति का छोटा बड़ा है 40 42 45। अब कह रहा है कि वो व्यक्ति कम से कम कितना दूर चले, कम से कम कितना दूर चले ताकि सबका जो एक डिस्टेंस है वहाँ पे उनका आखिरी जो पहला कदम होगा वो बराबर पे पड़ जाए। जैसे मान लीजिए कि इतना चला, ठीक है। जैसे इसको छोटा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति 2 सेंटीमीटर चलता है, कोई 3 सेंटीमीटर चलता है, ठीक है। तो कितना बार ये चलेगा कि ये दोनों फिर से वहीं पे मिल जाएगा? तो ये 2 चलेगा, 2 2 2, यानी ये 6 पे आकर के, और ये 3 और 3, ये अगर 3 + 3 चला यानी ये 2 कदम चला, और ये अगर मान लीजिए कि 3 कदम चला तो ये आएगा 6 पे और ये आएगा 6 पे,
यानी वो मिनिमम डिस्टेंस जहां पे दोनों एक जगह पर मिल जाते हैं, उस पॉइंट को कह देंगे कि वो उनका मीटिंग पॉइंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही कह रहा है, द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, कितना डिस्टेंस मिनिमम ये वॉक करेंगे सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस विद द कंप्लीट स्टेप्स, ईच डिस्टेंस विद द कंप्लीट स्टेप्स। तो इसको कहते हैं, इसको आप निकालने का तरीका है, इसको कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब वो सबसे छोटा से छोटा इनका मल्टीपल जो तीनों का है। ठीक है, अगर इसका आप ये सोचोगे कि सबसे छोटा है तो नहीं, एचसीएफ नहीं सोचिएगा। एचसीएफ क्या होता है, फैक्टर होता है, और एलसीएम क्या होता है, मल्टीपल होता है। यानी 45 के जो टेबल में है उसे 45 का मल्टीपल कहेंगे। तो इनका सिंपल आप क्या कीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम निकालने आप लोग आता है, यहाँ पे लिख लीजिए 40, यहाँ 42 और यहाँ पे 45। हमको दिख रहा है 2 से केवल 2 कट रहा है, तो चलिए 2 ही से काटते हैं। 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 45, यही होगा ना। अब देखिए ये 20 तो 2 से कट रहा है, ये 21 3 से कट रहा है, 5 4 9 3 से कट रहा है, फिर 3 से काटिए 20 तो वैसे ही उतर जाएगा, 7 तरीक के 21 हो जाएगा और 15 3 45। अब मुझे दिख रहा है कि 5 से कट रहे हैं, तो 5 से देखेंगे 5 4 जा 20, 7 तो कटेगा नहीं, 5 3 जा 15। अब मुझे कोई भी एक दूसरे का कोई भी एक टेबल से कटता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो जब नज़र नहीं आ रहा है तो सिंपल आप इन लोगों को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी आपका जो एलसीएम होगा वो होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 3, 7 इंटू 3। अब देखिए 5 4 से क्या होता है 20 और 3 दूनी क्या होता है 6, तो 6 गुणे 20, यहाँ पे 7 तरीके 21। तो एक काम कीजिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 126 गुणे 20, तो नहीं 126, 120 का डबल होता है 240, 240 252, 2520। आंसर है क्या 2520 इज ऑप्शन नंबर बी, यानी सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा वो बी करेक्ट होगा। यानी मिनिमम 2520 सेंटीमीटर वो लोग चलेंगे तो वो तीनों पहला स्टेप एक बराबर रख पाएंगे। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको हर सैंपल सेट में मिलेगा, यानी ये आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए ये चैप्टर 1 से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, लेट मी चेक द वीडियो इज गोइंग राइट और नॉट। ठीक है, 3rd नंबर क्वेश्चन कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि कौन से वैल्यू के लिए द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, आपका इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन क्या दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका इक्वेशन है। इसमें कह रहा है कि k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पहचानते हैं, पावर 2 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितने रूट होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स 2 होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होता है, जिसका पावर क्या होगा 2 होगा, पावर क्या होगा 2 होगा। और पावर अगर 2 है तो इसका मतलब इसके रूट्स भी क्या होंगे 2 होंगे। रूट्स कह लीजिए या जीरोज कह लीजिए, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये कितने होंगे, ये भी 2 होंगे। और उसकी वैल्यू हम लोग मान लेते हैं अल्फा बीटा होगा, कुछ अल्फा बीटा चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा है, कह रहा है कि अल्फा जो है वो बीटा के रेसिप्रोकल है, अल्फा और बीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो यानी अल्फा को हम लोग मान ले 1/बीटा। ये हम क्यों मानेंगे, ये इसलिए मानेंगे कि क्वेश्चन में कह दिया है कि देयर 2 रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अगर अल्फा बीटा 2 रूट है तो अल्फा जो होगा वो बीटा के उल्टा होगा, रेसिप्रोकल मतलब 1/बीटा। अब आपको पता है एक फॉर्मूला कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो क्या होता है c/a, ये आपको पता होगा। चैप्टर आपने खत्म कर लिया है, ये फॉर्मूला तो सबसे बेसिक है, आपको पता होगा। अब मुझे किसकी जरूरत है, मुझे c चाहिए ना, ये c है ना, ये c है, ये b है, ये a है, तो मुझे तो c चाहिए, तो मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा। तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c क्या है हमारे पास k, और a क्या है, a हमारे पास है 3। अब अल्फा कितना दिया 1/बीटा इंटू बीटा
इज इक्वल टू क्या होगा, k बाई 3 होगा। बीटा से बीटा कट गया, 3 उधर जाएगा तो हो जाएगा 3 इज इक्वल टू k, यानी k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। चेक करा जाए ऑप्शन में है कि नहीं है। 3 का ऑप्शन है पहला ही, k इज इक्वल टू 1, यानी 3 का ए होगा हमारा ऑप्शन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है ये। ठीक है, प्रीवियस इस क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है, ये आप जरूर करके जाएं। इस तरह का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा बोर्ड में। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कह रहा है इफ nth टर्म ऑफ एन एपी, इफ nth टर्म ऑफ एन एपी, एपी दिया हुआ है, एपी मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर सवाल 4th कह रहा है कि इफ nth टर्म ऑफ एपी इज 99, पहले तो एपी लिखा जाए। एपी कितना दिया हुआ भाई, 12 है, 15 है, 18 है, डॉट 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 99 है। यानी कह रहा है कि nth टर्म यानी an हमें दिया हुआ है 99, ये गिवन है। ठीक है, an 99 दिया है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू निकालिए, n निकालना है। आपको फॉर्मूला पता है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an दिया हुआ है 99, ठीक है। a कितना है, a मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 12, n हमें नहीं पता है, n रहने दीजिए। d हमें पता है, d मतलब होता है a2 माइनस a1, यानी 15 माइनस 12 यानी 3 हो जाएगा। 12 को इधर ले जाएंगे तो 99 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। नहीं, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8। अब यहाँ 3 मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 3 दूनी 6, 9 3 27, तो 9 बार में 27। अब ये माइनस 1 उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस 1 हो जाएगा, यानी 21 प्लस 1 इज इक्वल टू n, यानी ये हो जाएगा 30। n का वैल्यू 30 आएगा, देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। हाँ, 4 का ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। बहुत इजी सा सवाल है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, साथ ही साथ आपको nth टर्म फ्रॉम द लास्ट भी याद होना चाहिए, a n फ्रॉम लास्ट। n फ्रॉम लास्ट का फॉर्मूला होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये 2 फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए 2 फॉर्मूला आपको और याद होना चाहिए Sn का। Sn इज इक्वल टू होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक और होता है Sn का फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये 4 फॉर्मूला आपने अगर याद रखे हैं तो आई होप कि आपको एपी के सवाल नहीं छूटने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, मान लीजिए कि एक सर्कल है। ठीक है, आई होप कि आप लोग एज्यूम करेंगे कि ये सर्कल ही है। इस सर्कल का एक डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए इसका डायमीटर, सर्कल का एक डायमीटर दिया हुआ है और डायमीटर जो है ए बी है। ये ए, ये हमारा बी, ये हमारा सेंटर है ओ। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज, ए हमारा है -2, -2, और बी जो है हमारा है 3,4, 3,4। ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर, हाँ सेंटर है -2, 2। सेंटर -2, एंड बी इज द पॉइंट वेयर कोऑर्डिनेट इज 3, 4। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, यानी ए का मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए, ए का कोऑर्डिनेट चाहिए जो कि x, y है। अब मुझे बताइए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम रेडियस कहते हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को भी हम लोग रेडियस कहते हैं। अगर रेडियस दोनों का बराबर है तो हम लोग क्या मान लेंगे कि ये दोनों का जो रेशियो होगा 1:1 होगा। मिड पॉइंट थ्योरम भी लगा सकते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि ये अगर मान लीजिए x है, ये वाला x है, तो x इज इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 बाई 2 होता है, यही होता है ना। जैसे मान लीजिए कि 2 पॉइंट है, ये पॉइंट है मान लीजिए x1 y1 और ये पॉइंट है x2 y2, और ये हमारा पॉइंट है x, y।
अगर ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब बीचों बीच का पॉइंट है, तो x हमेशा क्या होगा, x1 प्लस y1, सॉरी x हमारा होगा x1 प्लस x2 बाई 2 होगा। यही वाला थ्योरम होता है ना, यही थ्योरम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो बीचों बीच क्या है, -2, तो -2 इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 3 बाई 2, 2 उधर जाएगा तो क्या होगा -4 और 3 उधर जाएगा तो ये माइनस में है 3, तो प्लस में है 3, तो उधर जाके -3 हो जाएगा, इज इक्वल टू x हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7, x हो जाएगा -7। एक से ही अगर ऑप्शन निकल गया तो हमारा काम हो जाएगा। एक ही मात्र ऑप्शन है 5 का जो कि है -7, तो बी का ऑप्शन 5 का हो जाएगा बी। बहुत ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है, आप बी भी निकाल सकते हैं y का वैल्यू, लेकिन जब एक से ही हमारा काम हो जा रहा है तो उतना देखने की जरूरत है नहीं। तो 5 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूं तो आप 2x की स्पीड में कर लीजिए, जल्दी जल्दी पार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 5 तो हो गया, अब हम लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द सेंटर ऑफ अ सर्कल हुज एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर इज इतना एंड इतना। लीजिए सेम सवाल, एक ही सवाल कितनी बार पूछेगा। मान लीजिए कि एक सर्कल है, उसका सेंटर मान लीजिए O है। सेंटर ऑफ सर्कल, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल हुज एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। एंड पॉइंट हमारा है -6,3 और ये हमारा क्या है 6,4, ये है 6,4। तो क्या होगा, देखिए इसका बीचों बीच पॉइंट होगा ना, डायमीटर है तो बीचों बीच, -6 और +6 के बीच में क्या होता है, 0 आता है, तो ये तो 0 ही होगा। इधर भी -6 और 3 और 4 के बीच में क्या आता है, तो 3 और 4 यानी 1 का आधा कितना होता है 3.5 होगा, 3.5 को आप क्या लिख सकते हो 7/2। ये तो लॉजिक से सॉल्व हो गया। हाँ, 6 का ऑप्शन नंबर सी का ऑप्शन नंबर 6। अरे -6 से 6 के बीच में कितना का दूरी है, 12 का है ना, क्योंकि बीच में 0 आएगा, 0 से उधर -6 तो ये 0 हो गया। और 3 और 4 के बीच में कितना दूरी है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का आधा नहीं, मतलब 1 सेंटीमीटर का तो 3 और 4 के बीच में दूरी है, लेकिन 3 और 4 के बीच में आधा आधा बटेगा तो 3.5 हो जाएगा, तो 3.5 को 7/2, तो यही ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर सी, 6 का हमारा सी हो गया। इसको आप मिड पॉइंट थ्योरम जैसे प्रीवियस वाला बनाए उससे भी डायरेक्ट बना सकते हो, लेकिन इतना टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, जब ऑप्शन हमारे पास है तो क्यों। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट फॉर विच द रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इतना इतना इन एक्स एक्सिस। अब मान लीजिए हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन कह रहा है, दस कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट इन एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस कह रहा है। मान लीजिए कि हमारा शीशा है, एक्स एक्सिस पे हमने शीशा रखा है, ठीक, और शीशा का रिफ्लेक्शन जो बन रहा है वो बन रहा है -3,5। तो मुझे बताइए इसका रिफ्लेक्शन जस्ट प्रतिबिंब यहां बनेगा ना, तो प्रतिबिंब यहां बनेगा तो क्या y में कोई परिवर्तन होगा, y तो वही रहेगा, लेकिन x क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, तो 3,5 इसका आंसर होना चाहिए, जो कि है हमारा ए, 7 का ए हो जाएगा। ठीक है, लाइट चली गई है लेकिन मैं उम्मीद करता हूं जल्दी आ जाएगी। तो ये ऑप्शन नंबर 7 का हमारा ए हो जाएगा। 8वें सवाल पे बढ़ते हैं। 8वां सवाल क्या कह रहा है, 8वां सवाल कहता है कि द ट्रायंगल ABC, इन अ ट्रायंगल ABC, ABC एक ट्रायंगल है मान लीजिए, ये हमारा ए है, थोड़ा समोसा टाइप दिख रहा होगा आपको, लेकिन आप मैनेज कीजिए। इन ट्रायंगल ABC एंड DEF, चलिए DEF भी बना लेते हैं, इसको लिख देते हैं D, इसको लिख देते हैं E, इसको लिख देते हैं F। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि एंगल B एंगल E के बराबर है, एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर है, और एंगल F एंगल C के बराबर है। F कहाँ से आ गया भाई, हाँ, F जो है वो एंगल C के बराबर है, ठीक। और कह रहा है AB इज 3D, AB जो है वो 3 टाइम्स DE है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना AB/DE इज इक्वल टू 3/1, यानी रेशियो क्या है, एक साइड का फिक्स है, इन दोनों का रेशियो फिक्स है,
ठीक है। तो भाई एंगल एंगल साइड, अब आप देखिए भाई डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, एंगल एंगल प्रॉपर्टी, दो एंगल सेम है तो ये, और यहाँ पे साइड क्या है, बराबर नहीं है, साइड बराबर नहीं है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो सकता है क्या, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होगा क्योंकि साइड जो है वो एक बराबर नहीं है। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए तीनों साइड भी बराबर होनी चाहिए, तीनों एंगल भी बराबर होने चाहिए, लेकिन सिमिलर होने के लिए आपको कोई एंगल तो बराबर होगा लेकिन साइड्स क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो ये क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट तो होगा ही नहीं, नीदर कॉन्ग्रुएंट नॉट सिमिलर, ये भी गलत। सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, हाँ यही होगा, 8 का ऑप्शन नंबर बी होगा, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये आपका होगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी, 8 का बी। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक फिगर है, इन द गिवन फिगर ओ इज दैट द सेंटर। चलिए यहाँ पे फिगर कुछ ऐसा है, मान लीजिए कि एक सर्कल बना दिया है, यहाँ पे सेंटर है और सेंटर से एक यहाँ पे लाइन खींचा है और एक यहाँ पे लाइन खींचा है और इन दोनों को मिला भी दिया है और यहाँ से खींच दिया है टेंजेंट। क्या खींचा है, टेंजेंट, इधर ले दिया है आर। ये ओ है अपना, ये पी है, ये क्यू है और ये एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री। हमें पूछ रहा है कि आप बताएं एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू, यानी ये एंगल पूछा जा रहा है कि ये एंगल क्या है, एंगल पी ओ क्यू क्या होगा। तो पी ओ क्यू क्या होगा, देखिए आपको पता है कि जब भी कोई टेंजेंट होता है तो वो रेडियस पे क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, ये 90 डिग्री बनाता है। तो अगर रेडियस पे 90 डिग्री बनाता है और ये वाला एंगल 50 है तो ये कितना होगा, ये होगा 40 डिग्री, ये 40। अब आपको मालूम है कि ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो ये भी क्या होगा, दोनों एंगल बराबर हो गए, यानी ये भी क्या हो जाएगा 40 40 40 80 हो गया। ट्रायंगल का तीनों एंगल कितना होता है 180, तो ये 40 40 80 है, तो ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 100। तो एंगल पी ओ क्यू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब आप लोग लिख सकते हैं कि एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये तो हमारा कितना आ गया 40, ये भी कितना आ गया 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी ओ क्यू नहीं मिल जाएगा, 40 40 जोड़ करके 40 40 को जोड़ करके उधर से घटा देंगे तो 100 मिल जाएगा। आसान है, आराम से आपसे बन जाएगा। हाँ, तो 9 का ऑप्शन मैं बता देता हूँ, 9 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, जो कि है 100 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, ये क्या होगा। देखिए जब भी आपको सेक मिल जाए, टैन मिल जाए, कॉसेक मिल जाए, कॉट मिल जाए, आप उसको तुरंत साइन और कॉस में बदल लीजिए। आपको पता है कि सेक थीटा सेक ए इज इक्वल टू होता है 1 बाई कॉस ए, और आपको ये भी पता है टैन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए। वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सेक को लिख देते हैं 1 बाई कॉस ए और टैन ए को लिख देते हैं साइन ए बाई कॉस ए। 1 माइनस साइन ए, हाँ दर्द देने लगा जी, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा कॉस ए, हमारा एलसीएम हो जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे है 1 माइनस साइन ए। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा कौन सा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए क्या बन जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो मैंने वही छोड़ दिया।
अब आपको मालूम है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, यानी क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, और नीचे में क्या है कॉस ए, तो कॉस ए से एक पावर कट जाएगा तो यानी क्या बच जाएगा कॉस ए, कॉस ए हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, डी, यानी 10 का ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। चलिए ठीक है, सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब इसमें कह रहा है लार्जेस्ट सर्कल, तो लार्जेस्ट सर्कल बनाना है तो क्यों ना हम कैसा भी बनाएंगे, अगर हम ये ऐसा करके बना दें, ऐसे करके ऐसे, ठीक है, तो यही हमारा लार्जेस्ट सर्कल होगा। और ये देखिए, ये मान लिया हमारा रेडियस है आर, ये भी हमारा रेडियस आर है, तो ये भी क्या होगा रेडियस आर होगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पता होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, बेस हमारा क्या है आर प्लस आर यानी 2r, और हाइट क्या है, हाइट भी हमारा आर ही है, यानी क्या बच गया आर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, जो कि 11 का ए ऑप्शन में, आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 11 भी आसान था। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इन अ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन है, चलिए कोन बना लिया जाए, इन अ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, ये हमारा राइट सर्कुलर कोन है। द क्रॉस सेक्शन मेड बाई प्लेन पैरेलल टू द बेस, ये बेस के पैरेलल के एक क्रॉस सेक्शन को हमने काट दिया, तो ये क्या बना, ये बना फ्रस्टम, और क्या, हाँ 12 का ऑप्शन होगा बी फ्रस्टम, 12 का ऑप्शन होगा बी जो कि है फ्रस्टम। ठीक है, चलिए फ्रस्टम का एरिया, क्वेश्चन नंबर 13 पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि पी डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी। देखिए प्रोबेबिलिटी आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी जो होता है, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ा होता है या इक्वल भी हो सकता है, या 0 से 1 से छोटा होता है, ये आपको पता ही होगा, जैसे ही प्रोबेबिलिटी आप लोग पढ़े होंगे। 0 अगर किसी की प्रोबेबिलिटी हो गई तो उसको हम लोग कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, उसको क्या कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, यानी वो इवेंट होना ही नहीं है। और किसी की प्रोबेबिलिटी 1 हो गई तो उसको कहते हैं श्योर इवेंट, यानी होगा ही होगा। जैसे मैं पूछ दूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सनराइज, ठीक है, टुमारो, यानी सूरज कल उगेगा कल, तो इसकी संभावना क्या है, तो श्योर है भाई, सूरज तो उगेगा ही 100%, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1। एंड अगर मैं पूछ दूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस पेन इज हाउस, ये पेन एक घर होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 0, नो प्रोबेबिलिटी, ये कभी घर नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है, चींटी का घर तो बन ही सकता है लेकिन हमारा घर नहीं बन सकता है, इसलिए इस संदर्भ में कि ये हाउस होगा, ये उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 13 का ऑप्शन हो जाएगा सी, 13 का हो जाएगा सी। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में वेरी करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, नहीं तो हमारा वीडियो बड़ा हो जाएगा। द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड द स्क्वायर। चलिए मान लीजिए एक सर्कल है और एक हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। तो सर्कल जो है, सर्कल भी बड़ा टेढ़ा दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा सर्कल है, ये हमारा स्क्वायर है। द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज हाफ ऑफ, यानी पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज हाफ ऑफ, हाफ मतलब क्या होता है, आधा है, किसका आधा है भाई, हाफ टू द स्क्वायर, यानी पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर इसका कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2πr, और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, मान लीजिए इसका साइड a है और इसका रेडियस मान लीजिए r है,
तो पेरीमीटर इसका होगा 2πr और इसका पेरीमीटर क्या होगा, स्क्वायर का 4 इंटू ए बाई 2, तो 2 से 2 कट गया। अब ये 2 से ये भी 2 कट गया, यानी πr इज इक्वल टू क्या आ गया, ए। ये एक रिश्ता आ गया ए और आर के बीच में। अब पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल टू द स्क्वायर, यानी आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी स्क्वायर का एरिया निकालना है। तो बताइए, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr स्क्वायर होता है, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। तो ए की जगह पे πr फिर रख दीजिए, तो ए की जगह पे πr रखेंगे तो ए πr स्क्वायर बाई πr का होल स्क्वायर। क्यों πr लिखे, क्योंकि ए का वैल्यू क्या है, πr है, तो ए की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, πr का स्क्वायर मैंने कर दिया। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा πr स्क्वायर बाई पाई का भी स्क्वायर होगा और यहाँ पे r का स्क्वायर होगा, तो r से r स्क्वायर कट गया, पाई से ये कट गया, यानी 1/पाई आ गया। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, यानी 1/22/7, तो ये पलट जाएगा तो क्या होगा, 7/22, यानी क्या हो जाएगा 7:22। कौन सा ऑप्शन है, डी, 14 का ऑप्शन नंबर डी। ये अपना 14 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ टेबल, ठीक है। अब मैं टेबल बनाऊंगा नहीं और मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा। कह रहा है द सम ऑफ द लोअर लिमिट्स ऑफ द मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास, कह रहा है सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास, तब तो मुझे बनाना ही पड़ेगा जी, मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। चलिए अब जानिए कि मीडियन क्लास किसे कहते हैं, मॉडल क्लास किसे कहते हैं। मीडियन देखिए, मोड का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम नंबर ऑफ जो बार आता है उसको कहते हैं मोड, और मीडियन को कहते हैं मिडिल मोस्ट, जो मिडिल मोस्ट में होता है, मिडिल मोस्ट टर्म। तो यहां पे मिडिल मोस्ट टर्म जैसा कुछ तो दिख नहीं रहा है। देखिए मैं बना ही देता हूं, देखिए यहाँ पे क्लास है, यहाँ पे क्या है, क्लास है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। जीरो से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 20 से 25। हे भगवान, ये हमारा एक टेबल है, ठीक है। आप उम्मीद करेंगे कि मेरा टेबल मस्त बना है, ऐसे तो मस्त बना नहीं है, लेकिन चलिए ये है 10, 15, 12, 20, 9, 10, 15, 12, 20, 9, यही है ना। तो जो हमारा मॉडल फ्रीक्वेंसी होता है वो सबसे ज़्यादा देखता है, तो सबसे ज़्यादा मॉडल क्लास, ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो इसको कहते हैं मॉडल क्लास, इसको कहेंगे मॉडल क्लास, ठीक। अच्छा, मीडियन क्लास किसे कहते हैं, इन सबको जोड़ेंगे और जोड़ करके जो भी आएगा उसे कहते हैं, इसको सम ऑफ एफ आई, जिसको हम लोग एन भी कहते हैं। तो जोड़िए तो जरा 10, 20, 30, 40, 50, 50 हो गया, और यहाँ पे 9 है, 9 और 10 यानी 60, 61, 61 और 5 66, यानी 66 हो जाएगा। तो n/2 कर दीजिए आप, कितना आ जाएगा 33। और यहाँ पे CF भी आपको निकालना होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 10 का 10 ही रहेगा, 10 और 15 25 हो जाएगा, 25 और 10 हमारा 37 हो जाएगा, और यहाँ 37 और 20 हमारा हो जाएगा 57 हो जाएगा, 57 और 9 हो जाएगा 66। तो हमको क्या देखना है, 33 से ज़्यादा ये है, यानी ये हमारा हो गया मीडियन क्लास, ये हो गया मीडियन क्लास।
मीडियन क्लास हमेशा n/2 के बराबर या उससे बड़ा होगा। तो n/2 के बराबर 33 तो है ही नहीं कोई, तो उससे बड़ा क्या है 37, वही होगा। अब कह रहा है कि लोअर लिमिट इसे कहते हैं, जो क्लास है उसका लोअर लिमिट ये है। तो इन दोनों लोअर लिमिट को कह रहा है कि आप जोड़ दीजिए। सम का मतलब क्या होता है जोड़ना। तो 15 और 10 कितना हो जाएगा 25, तो इसका आंसर हो जाएगा 25, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा 15 का बी। लोअर लिमिट को जोड़ना है, लोअर लिमिट ये है, आप इसको जोड़ दीजिए। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, सम ऑफ जीरोज कह रहा है, यानी अल्फा प्लस बीटा कह रहा है। कितना दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 21/18, और कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, यानी अल्फा इंटू बीटा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5/16। आपको पता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो उसमें 2 जीरोज होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो 2 जीरोज होते हैं, उन जीरोज को हम लोग अल्फा और बीटा कहते हैं। तो यहाँ पे सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है और कह रहा है रेस्पेक्टिवली है, तो आप इसके नॉन ऑफ दिस फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालिए। तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है -b/a होता है, यानी हमारा क्या है -b/a दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a दिया हुआ है। तो चेक कीजिए, एक बार कोशिश कीजिए, देखते हैं कि यहाँ पे a कितना है 8 तो होना नहीं चाहिए, तो यहाँ पे 2 से गुणा कीजिए, यहाँ पे भी 2 से गुणा कीजिए, यानी हमारा क्या हो जाएगा 42/16 इज इक्वल टू हो जाएगा -b/a। साथ ही साथ यहाँ पे हो जाएगा 5/16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c/a, यानी a मुझे क्या मिल रहा है, a मुझे मिल रहा है 16, यानी a हो गया 16। b मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है -42, क्योंकि ये -b तो है, ये -42। और c मुझे क्या मिल रहा है, c मुझे मिल रहा है 5। तो इक्वेशन क्या होता है ax² + bx + c, यही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रखिए a कितना है, तो हो जाएगा 16x² - 42x + 5। ऐसा कोई इक्वेशन है 16x² - 42x + 5। एक है लेकिन 16 से डिवाइड कर रहा है, 16 से डिवाइड तो होगा नहीं। यानी नॉन ऑफ दिस होगा इसका आंसर, नॉन ऑफ अबव, जो कि ऑप्शन नंबर है डी, 16 का हो जाएगा डी। अगर हम 16 से 16 को काट दें तो ये हो जाएगा x², क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉन ऑफ दिस ही होगा इसमें। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है द एक्सपोनेंट ऑफ 2 to the power 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 484 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। ये हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 2 4 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 1 2 1 हो जाएगा, 11 से करेंगे तो 11, बस। तो 2 का पावर क्या हो गया 2 हो गया, तो यानी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 2, जो कि 17 का ऑप्शन नंबर है बी। ठीक, 17 आसान था, बहुत ही आसान था। चलिए बढ़ते हैं 18 नंबर की तरफ। 18 नंबर क्या कह रहा है, 18 नंबर कह रहा है कि अ वेसल हैविंग 30 मीटर क्यूब, अ वेसल हैविंग, देखिए ये वाली आपकी ओसवाल वाली की सैंपल सेट है और इसी के द्वारा मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसमें कह रहा है कि अ वेसल हैविंग 30 मीटर क्यूब वाटर इज एम्प्टीड थ्रू टू ओपनिंग। यहाँ पे मतलब समझ लीजिए कि एक हमारे पास वेसल है, वेसल मतलब, और इसमें पानी है, पानी भरा हुआ है, और इसमें 2 ओपनिंग है, एक छोटा सा ओपनिंग है और एक बड़ा वाला ओपनिंग। ठीक है, यहाँ से पानी गिर रहा है और यहाँ से पानी गिर रहा है, तो 2 ओपनिंग है, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। कह रहा है कि वेसल हैविंग 30 मीटर क्यूब ऑफ वाटर, यानी इसका वॉल्यूम टोटल दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना है तो है 30 मीटर क्यूब, 30 मीटर क्यूब पानी है। One of the small and other is large. Water flows out through the smaller opening at the rate of u meter per cube. यानी स्मॉलर, इसको हम लोग लिख रहे हैं स्मॉलर नहीं, सॉरी इसको लिख रहे हैं स्मॉलर, इसको लिख रहे हैं लार्जर।
तो स्मॉलर से निकल रहा है पानी U मीटर क्यूब पर आवर, और बिगर से जो निकल रहा है या लार्जर से जो निकल रहा है, चलिए बिगर ही लिख देते हैं, बिगर से जो निकल रहा है वो निकल रहा है V मीटर क्यूब पर आवर, यानी 1 घंटे में इतना मीटर क्यूब निकल जा रहा है। द लार्जर वन विद V मीटर, ठीक है। गिवन दैट 3U, और क्या दिया हुआ है, 3U इज इक्वल टू दिया हुआ है 3U प्लस 2V, 3U प्लस 2V इज इक्वल टू दिया हुआ है 70, ये इक्वेशन नंबर 1 है। एंड द वेसल गेट्स फुल्ली एम्प्टीड इन 1 आवर, यानी 1 घंटा में 1 आवर में कंप्लीटली खाली हो जा रहा है, कंप्लीटली फिल्ड, एम्प्टीड, यानी पूरा 1 घंटा में खाली हो रहा है। इसका मतलब अगर 1 घंटा में U निकल रहा है और ये 1 घंटा में V निकल रहा है, तो इन दोनों का जोड़ दें, U निकला प्लस V निकला, तो दोनों निकल करके क्या करेगा, पूरे ही खाली कर देगा, क्योंकि 1 घंटा इसको भी बहने दिया जाए, 1 घंटा इसको भी बहने दिया जाए, तो कह रहा है कि पूरा खाली हो जा रहा है। तो 1 घंटा में ये V निकालेगा और 1 घंटा में ये कितना निकालेगा, U, यानी टोटल को जोड़ देंगे तो पूरा मेरा 30 लीटर खाली नहीं हो जाएगा, पूरा 30 लीटर खाली हो जाएगा। 2 इक्वेशन बन गया, सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए इसमें क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो हो जाएगा 2U प्लस 2V इज इक्वल टू 60, और यहाँ पे क्या है 3U प्लस 2V इज इक्वल टू 70, घटा दीजिए तो V वाला कट जाएगा, 3U में से 2U जाएगा तो माइनस U हो जाएगा, और 70 में से 60 जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। तो U हमारा क्या आ गया, U हमारा आ गया 10, और पूछा क्या है, U हमें पूछा है V, व्हाट इज V। तो अगर U 10 है तो 10 30 हो जाएगा, 30 घटाएंगे 70 में से तो 40 हो जाएगा, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो V हमारा आ जाएगा 20, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा C, 18 का हो जाएगा B हो जाएगा, जो कि है 20 मीटर क्यूब पर आवर। ठीक है, ये 18 भी बन गया अपना। अब 19 और 20 जो है वो हमारा असर्शन और रीजनिंग है। असर्शन और रीजनिंग का मतलब क्या होता है कि एक स्टेटमेंट दिया होगा और आपको उसका कथन का रीजन भी दिया होगा कि क्यों वो ऐसा है। चलिए कह रहा है क्या कि इफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx आर बोथ पॉजिटिव। आपको मालूम है कि मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके जीरो होते हैं मान लीजिए अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा कह रहा है कि अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव है। हम लोग मान लेते हैं कि अल्फा होगा 2 और बीटा होगा 3, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। तो आपको पता है ना अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए, यानी 2 प्लस 3 जोड़ेंगे, 2 प्लस 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस बी बाई ए, यानी 5 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाई ए। चलिए अब यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा भी आप लोगों को पता है क्या होता है सी बाई ए, तो 2 3 6, यानी 6 इज इक्वल टू हो जाएगा सी बाई ए। इसको भी 1 से डिवाइड कीजिए, इसको 1 से डिवाइड कीजिए, तो ए हमें क्या मिला, ए हमें मिला 1, बी हमें क्या मिला, बी हमें मिला -5, और सी हमें क्या मिला, सी हमें मिला 6। तो अगर अल्फा बीटा पॉजिटिव है तो कह रहा है कि इफ बोथ द जीरोज आर पॉजिटिव देन ए बी सी आर ऑल सेम साइन। कहाँ ए बी सी का सेम साइन है, ए और सी का तो सेम साइन है, बी का तो उल्टा साइन है, यानी ये पहला कथन स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब स्टेटमेंट बी देखते हैं, असर्शन हमारा रॉन्ग है, यानी ए हमारा रॉन्ग है। अब रीजन क्या कह रहा है कि इफ 2 जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल आर 0 देन इट डज नॉट हैव लीनियर एंड कांस्टेंट टर्म। चलिए अब देखिए इसका रीजन तो है ही नहीं, ये तो क्यूबिक बता दिया, वहां पे क्वाड्रेटिक है, यानी रीजन यानी ए बी तो होगा ही नहीं, या तो सी होगा या तो डी होगा। तो चलिए पहला स्टेटमेंट हम देख लीजिए और रीजन वाले को चेक करते हैं। यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब 0 लगाएं चाहे नहीं लगाएं, अगर 0 नहीं लगाएंगे तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। अगर यहाँ 0 लगा दिए तो क्यूबिक इक्वेशन हो गया। अब कह रहा है आपको पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कि इसमें 3 रूट्स होंगे ना, पावर 3 है तो इसके रूट्स भी क्या होंगे, 3 होंगे। तो रूट 3 होगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है सी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो होता है वो होता है माइनस डी बाई ए। कह रहा है कि इसका अगर इफ 2 जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, मान लीजिए इसका रूट है अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा को भी हम 0 कर दिए, बीटा को भी 0 कर दिए,
क्योंकि कह रहा है 2 रूट्स इसका 0 है, तो 2 रूट 0, इसमें अल्फा बीटा को 0 रखेंगे तो क्या होगा, 0 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी बाई ए। तो इसका मतलब क्या है, डी तो 0 हो जाएगा, डी 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी ये कांस्टेंट टर्म 0 हो गया, ठीक। अब कह रहा है कि अल्फा को 0 रख दिए, बीटा भी 0 हो गया, अल्फा भी 0, यानी ये भी 0 इज इक्वल टू हो जाएगा सी बाई ए, यानी सी भी 0 है, यानी ये भी टर्म क्या हो गया 0। तो ये ठीक ही कह रहा है कि इफ 2 zeros ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल आर 0 देन इट डज नॉट हैव कांस्टेंट टर्म एंड लीनियर टर्म। ये लीनियर मतलब पावर 1, यानी कांस्टेंट और लीनियर टर्म नहीं होगा, यानी आर सही है, यानी ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, नहीं सॉरी, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, यानी 19 का जो आंसर होगा वो होगा डी, 19 का डी होगा, डी मतलब ए हमारा गलत है और आर हमारा सही है। अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर क्या कह रहा है, 20 नंबर कह रहा है कि इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज 2n, यानी an हमें दिया हुआ है, an हमें दिया हुआ है 2n प्लस 1। अब कह रहा है कि सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म, यानी Sn S3 इसका दिया हुआ है 15, S3 हमारा क्या दिया हुआ है 15। तो चेक किया जाए, अगर A1 निकाले, A1 निकाले तो n की जगह पर 1 रखेंगे, तो यहाँ पे भी n की जगह 1 रखेंगे, तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3, यानी अब A2 निकालेंगे तो n की जगह 2 रखें, तो यहाँ पे भी 2 रखेंगे, 2 2 जा 4 है 1 5। और A3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, n की जगह 3 रखेंगे, 3 जा 6 और 1 7। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, तो यही ना Sn, फर्स्ट 3 टर्म तो यही हुआ, तो 7 5 12 और 3 15, यानी इसका सम जो होगा वो 15 होगा, ये भी एकदम सही है, यानी असर्शन इसका सही है, असर्शन इज करेक्ट। फिर कह रहा है द सम ऑफ 16 टर्म ऑफ एन एपी इज -3। अब देखिए यहाँ पे सेकंड में क्या दे रहा है, रीजनिंग में क्या दे रहा है कि एपी हमारा 10 6 2, और इसका कह रहा है कि 16 टर्म यानी S16 जो होगा, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म इज इक्वल टू -320। चेक किया जाए -320 आ रहा है कि नहीं, ये हमको प्रूव करना है। और चलिए, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 Sn नहीं बोल रहा है, S16, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो Sn यानी S16 अगर निकाला जाए तो S16 होगा 16/2, a कितना है, a हमारा 10 है, प्लस 16 - 1 यानी 15, और d कितना है 6 में से 10 गया यानी -4, तो ये हो जाएगा 8, यानी 8 10 15 चौक के 60, 60 में से 10 गया कितना होता है 50, 8 5 40, डी हमारा -4 है ना, 6 - 10 -4, ठीक है, और 16 - 1 15, 15 चौक के 60, 60 में से 10 गया -50, 8 5 40, यानी -320 कह रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है -400, यानी आर भी हमारा गलत है, यानी आर हमारा गलत है, इसका मतलब, और रीजन तो है ही नहीं, ये तो दूसरा एपी है, वो दूसरा एपी है, यानी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी 20 का ऑप्शन हो जाएगा सी। तो इस तरह से अपना सेट नंबर 1 समाप्त हुआ। चलिए अब सेट नंबर बी की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, तो अब बढ़ते हैं सेक्शन नंबर बी की तरफ। सेक्शन नंबर बी, सैंपल सेट ये हमारा 1 ही है, सेक्शन बी है। सेक्शन बी में एक्चुअली क्वेश्चन होते हैं 5, और हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है, यानी 5 × 2 यानी होता है 10 मार्क्स। तो 10 मार्क्स आपको क्वेश्चन है, इसमें भी आप ज़्यादा देर समय मत दीजिएगा, इसमें करीब 20 मिनट आप अगर समय देते हैं तो ये मोर देन इनफ है आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सुमित इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन, यानी सुमित और उसके बच्चे के बारे में बात हो रहा है। 5 years later ही शैल बी, वह होगा, शैल बी 5 साल बाद, ही शैल बी 2.5 times old as his son, how old he। तो चलिए सबसे पहले सुमित और उसके बच्चे के बारे में बात हो रही, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सुमित। सुमित का प्रेजेंट एज हम लोग मान लेते हैं x ईयर्स है, कितना है
x ईयर्स, x साल का है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सुमित सन, सुमित का सन, जो सन है सुमित सन y ईयर हमने मान लिया, ठीक, ये हमने x और y ईयर माना है। अब कह रहा है कि 5 ईयर्स लेटर, क्या कह रहा है, 5 ईयर्स लेटर, लेटर मतलब क्या होता है, 5 साल बाद, तो 5 साल बाद सुमित का एज क्या होगा, सुमित एज विल बी, सुमित एज शैल बी क्या हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा, और सुमित के बच्चे का भी 5 साल बढ़ जाएगा। अगर सुमित अभी 50 साल का है तो 5 साल बाद 55 का हो जाएगा, और सुमित का बच्चा अगर 20 साल का है तो 5 साल बाद 25 साल, यानी 5 साल दोनों में ऐड हो जाएगा। तो यानी सुमित्स एज एंड सन्स एज, सन्स एज जो होगा वो क्या हो जाएगा, y + 6 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 5 साल बाद जो होगा वो सुमित जो होगा 5 ईयर्स लेटर ही शैल बी 2.5 एज ओल्ड एज हिज सन, यानी सुमित जो है, यानी जो x + 5 जो है वो 2.5 टाइम्स ओल्ड एज हिज सन, यहाँ पे 6 नहीं होगा, यहाँ 5 होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या कह रहा है, हाउ ओल्ड द सुमित इज एट प्रेजेंट, अब सुमित कितने साल का है, तो एक और इक्वेशन दिया होगा, सुमित इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, हाँ, यानी प्रेजेंट एज में सुमित क्या है, प्रेजेंट एज में सुमित जो है यानी x जो है वो 3 टाइम्स ओल्ड एज हिज सन है। ये 2 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, x की वैल्यू आप 3y रख दीजिए, तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 3y + 5 इज इक्वल टू 2 दूनी 4 और 1 5/2, यहाँ पे हो जाएगा y + 5, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन नंबर लिख दीजिएगा यूजिंग इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन 2, तो ये देखिए 2 उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 2 × 3y + 5 इज इक्वल टू 5y + 5, यानी 3 दूनी 6y + 5 दूनी 10 इज इक्वल टू 5y + 25। y को उधर ले जाइए तो हो जाएगा 6y - 5y इज इक्वल टू हो जाएगा 25 - 10, यानी हो जाएगा y इज इक्वल टू 25 में से 10 गया 15, यानी सुमित का एज मिल गया मुझे, सुमित का एज मिल गया, नहीं बेटे का एज, सन्स एज इज 15 ईयर्स। तो सुमित का एज कितना होगा, सुमित का एज हो जाएगा, सुमित एज x है ना, सुमित का एज क्या है 3 टाइम्स y है, तो y 15 15 3 45, यानी सुमित का एज हो जाएगा 45 साल। ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक। तो 21 नंबर सॉल्यूशन हमारा बन गया। अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि पॉइंट A लाइज ऑन द सेगमेंट XY ज्वाइनिंग X एंड Y, यानी पहले हम X और Y को 2 पॉइंट लेते हैं, इसको ज्वाइन कराते हैं, ठीक है। ये X है और ये Y है, और साथ ही साथ दे रखा है कि x जो है वो 6, -6 है, और y जो है वो -4, -1 है, y जो है वो -4, -1 y हमारा -4, -1, सच दैट xa इज, यहाँ पे कह रहा है कि A लाइज ऑन अ लाइन सेगमेंट XY, मान लीजिए A यहाँ पे लाई कर रहा है, ये A है, तो कह रहा है कि सिंस XA बाई XY इज इक्वल टू 2/5 है, 2/5 है, यानी XA हमारा क्या है, XA हमारा 2 है, यानी XA, और XY यहाँ से यहाँ तक 2 है, और XY हमारा 5 है, तो ये 2 है, तो ये हमारा क्या होगा 3 होगा, यानी हमें A का वैल्यू हमें मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे XY लिख दूँ, यहाँ पे X, Y लिख दूँ, तो XY मुझे चाहिए। अब कह रहा है कि इफ अ पॉइंट A लाइज ऑन लाइन 3x + ky इज इक्वल टू 0, यानी ये जो A है वो एक और लाइन से होकर गुजर रहा है, और वो लाइन का वैल्यू जो है, वो लाइन का इक्वेशन जो है
वो है 3x प्लस के वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन है। अब कह रहा है क्वेश्चन की फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड के कह रहा है। तो के निकालने के लिए आप एक काम कीजिए, ये एक्स वाई जो है वो इस लाइन पे आ रहा है यानी इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, और इस लाइन पे आ रहा है यानी इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो क्यों ना हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल दें यहां से सेक्शन फॉर्मूला से। तो सेक्शन फॉर्मूला आप लोगों को पता है, सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? सेक्शन फॉर्मूला कहता है कि x इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन। यानी x मुझे निकालना है, तो एम एक्स इज इक्वल टू एम कितना है 2 इंटू माइनस 4, यानी 2 इंटू माइनस 4 प्लस 3 इंटू 6 बाई 2 प्लस 3, यानी 4 दूनी 8, यानी माइनस 8 प्लस 6 तेई 18/5, यानी हो जाएगा 10/5, यानी क्या आ जाएगा 2। यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। सिमिलरली y का वैल्यू निकाला जाए तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू हो जाएगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n होगा। ठीक है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए m हमारा क्या है भाई? 2 है। तो 2 इंटू माइनस 1 प्लस 3 इंटू माइनस 6 बाई 2 प्लस 3, यानी -2 माइनस 18/5, यानी हो जाएगा -20/5, 5 चौक के 20, यानी y की वैल्यू क्या आ गई? -4। ठीक, अब y की वैल्यू आ गई हमारा, क्या आ गया y हमारा? 2,-4। अच्छा, ये 2,-4 ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पे भी आ रहा है, तो दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई सिंस A lies on line 3x plus k y plus 1 is equal to 0, so it will satisfy this equation, तो सेटिस्फाई करेगा तो रख दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस के y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या है? 2 है, तो रख दीजिए 3 इंटू 2 प्लस के, y की जगह पे क्या रखिएगा? -4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी 3 2 6 प्लस के इंटू -3 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस के हो जाएगा -3 के, तो 6 इज इक्वल टू -3 के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 के, तो 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, यानी के इज इक्वल टू आ जाएगा। ये हमारा आंसर हुआ। तो 22 का आंसर हो जाएगा के का वैल्यू 2। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर पी ए। अच्छा चलिए रुक जाइए 1 मिनट, मैं जरा इंक इसमें डाल दूं, इंक की कमी हो गई है। बाप रे, इंक गिर गया। माय गॉड। हंसी आलम हो जाते। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? 22 नहीं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 थर्ड कह रहा है कि इफ इन अ गिवन फिगर, फिगर कैसा है भाई? तो एक सर्कल है, सर्कल में एक ऐसे टेंजेंट गया है, मान लीजिए कि सर्कल है, ठीक है, सर्कल से ऐसे टेंजेंट गया है, ठीक है, ये सर्कल से ऐसे टच होकर के जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक।
आप मान के चलेंगे कि फिगर एकदम तगड़े वाला है। अब ये है हमारा P, ये है B, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट A है, और इन दोनों को मिला भी दिया गया है। ठीक है, देख लेते हैं वीडियो सही चल रहा है कि नहीं। ठीक है, वीडियो सही है। तो ये दो पॉइंट को मिला भी दिया गया है, और ये जो एंगल है वो 135 डिग्री है, 135 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक ए बी हमारा 4 सेंटीमीटर है, ये ए बी हमारा 4 सेंटीमीटर है, और ये हमारा इधर इसे बढ़ा करके यहाँ पे लिख दिया गया है सी। कह रहा है फाइंड द लेंथ ए बी, यानी ए बी पूछा जा रहा है, ए बी यानी मुझे ये निकालना है, ए बी निकालना है। ए बी मुझे निकालना है, बाकी सारा गिवन है। तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या लीजिएगा, गिवन लिख दीजिएगा। गिवन आपको कुछ नहीं करना है कि ए बी गिवन है और सॉरी ए पी गिवन है 4 सेंटीमीटर। देखिए आप लिख सकते हैं, चलिए लिख देता हूँ मैं सिस्टमेटिक ढंग से। गिवन ए पी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 135 डिग्री। ये हमारा गिवन है। हमको क्या करना है, टू फाइंड ए बी की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो ए बी निकालना है, तो देखिए अगर ये मेरा 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। लिख दीजिएगा पी बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, पी बी इज इक्वल टू पी ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। रीजन क्या है, टेंजेंट्स एक्चुअली पी ए और पी बी इज टेंजेंट है, ये भी लिख दीजिएगा। सिंस पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स। ठीक है, टेंजेंट। तो टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। तो टेंजेंट होगा जो सर्कल पर ड्रॉ किया गया है वो बराबर लंबाई का होगा, यानी ये 4 तो ये भी 4। अब ये 4 मिल गया, तो अगर मैं अच्छा यहाँ पे सेंटर मान लेता हूँ, और सेंटर से मैं इसको मिला देता हूँ और सेंटर को मैं इसको मिला देता हूँ, तो ये मेरा ओ हो जाएगा। आपको पता है कि ये 90 डिग्री होता है और ये भी क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो लिख दीजिए कि सिंस एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल बी पी बी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑफ सर्कल के रेडियस पे टेंजेंट्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ये 90 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल सी ए ओ इज इक्वल टू ऑल्सो 90 डिग्री, और सी ए ओ को हम लोग लिख सकते हैं एंगल सी ए ओ प्लस एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एंगल सी ए बी कितना दिया हुआ है, एंगल सी ए बी दिया हुआ है हमारा, सी ए बी या बी ए सी 135 डिग्री, यानी ये दिया हुआ है 135 डिग्री। और एंगल ए ओ बी यानी ये वाला एंगल हमें नहीं पता है, तो इसको रहने दीजिए, इसको एंगल ओ ए बी रहने दीजिए, ओ ए बी। और एंगल सी ए ओ जो हमें दिया हुआ है 90 डिग्री, तो एंगल ओ ए बी हमें निकल गया। ओ ए बी कितना निकला, 90 माइनस 135, 135 माइनस 90 यानी आ गया 45 डिग्री। यानी ये मुझे कितना मिल गया, 45 डिग्री। आपको मालूम है कि ये सर्कल जो है वो रेडियस है, ये दोनों, तो यानी ये भी क्या होगा 45। अगर ये दोनों 45 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं। अगर ये 90 डिग्री हो गया, क्योंकि 45 90 और 90 180, यानी इस ट्रायंगल का 90। अगर ये 90 है, ये 90 है, तो ये भी हमारा 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, आप प्रूव कर दीजिएगा। सिंस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल पी बी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल
AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड PA इज इक्वल टू PB। PA PB के बराबर, ये दोनों बराबर है और चारों साइड बराबर है, तो किस केस में होता है ये? दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन PABO इज स्क्वायर। अगर PABO अगर स्क्वायर होगा तभी चारों साइड, चारों एंगल बराबर होंगे और कोई दो एडजेसेंट साइड बराबर होगा। दो साइड बराबर तो ये दोनों भी बराबर, ये दोनों भी तो रेडियस ही है। अब ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो ये केवल एक ही कंडीशन होता है, वो होता है स्क्वायर का। अगर स्क्वायर है, स्क्वायर है तो मतलब ये भी साइड 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी साइड क्या होगा 4 सेंटीमीटर। इफ दिस इज स्क्वायर सो AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CAP इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, तो आप मुझे जरा बताइए, ये 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल AOB एंगल O इज 90 डिग्री। सो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है AB, यानी AB का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा, परपेंडिकुलर हमारा है 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 16 प्लस 16, 16 16 क्या होता है 32, यानी AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा 32, यानी AB क्या हो जाएगा अंडर रूट 32। अंडर रूट 32 मतलब क्या होता है 4 रूट 16, 4 चौके 16, 16 दूनी 32, यानी AB मुझे मिल गया 4 रूट 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा थोड़ा सा बड़ा था लेकिन कोई बात नहीं। आई होप को आपको समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 में दो ऑप्शन दिए हुए हैं, दो और करके दिया हुआ है, चलिए मैं दोनों बना देता हूं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि 2 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 8 सेंटीमीटर क्यूब, 2 क्यूब, दो ठो क्यूब है, इसका वॉल्यूम 8 सेंटीमीटर क्यूब है। वॉल्यूम कितना है 8 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा क्यूब है तो इसका साइड ए अगर मान लिया जाए तो ए क्यूब इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब, तो ए हमारा कितना हो जाएगा, ए हमारा 2 होगा, 2 सेंटीमीटर, ए हमारा 2 सेंटीमीटर। ऐसा ही एक क्यूब और बोला है लेने को, ऐसा ही एक क्यूब और बोला है लेने को, और कह रहा है कि आप इसको जोड़ दीजिए बैक टू बैक। ठीक है, कह रहे हैं कि 2 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 8 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड इन टू एंड, दोनों को मैंने जोड़ दिया, तो सबका साइड तो ए ही होगा, ए ही होगा ना, तो मैंने इसको भी ए, इसको भी ए ले लिया मैंने। ठीक है, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग, अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, अब ये तो क्यूबॉइड बन गया, तो सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, क्यूबॉइड इज इक्वल टू होगा, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब लेंथ कितना है भाई, ये जो क्यूबॉइड बना उसका लेंथ बन जाएगा 2A, इसका मतलब क्या होगा 2 इंटू A कितना है 2, यानी क्या हो जाएगा 4। अच्छा ब्रेथ कितना है, ब्रेथ तो हमारा वही A ही है, और हाइट कितना है, हाइट भी हमारा क्या है A ही है, यानी 2 और 2, तो यानी 2 इंटू लेंथ के जगह पर रखिए 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4, तो हो जाएगा 2, 4 दूनी 8, 4 8, 8 8 16, 16 4 20, और 20 दूनी 40, यानी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 8 16, 16 4 20, 20 दूनी 40, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 का ए नंबर समाप्त हुआ। चलिए इसका और भी है, चलिए और भी देख लेते हैं। सॉलिड मेटलिक ऑब्जेक्ट इज द शेप ऑफ इतना, यानी 24 का जो और नंबर है वो कह रहा है ऐसा शेप में एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसका दोनों का रेडियस सेम है, इसका रेडियस सेम है r, इसका हाइट दिया हुआ है कैपिटल H, यानी ये हाइट जो है वो कैपिटल H है,
और ये हाइट जो है वो है स्मॉल h, ठीक है, स्मॉल h छोटा हाइट है। अब कह रहा है सॉलिड मेटालिक ऑब्जेक्ट इज शेप्ड ऑफ द like a double cone as shown in the figure. Radius of a base of both the cones is same but their lengths are different. If the cone is immersed in the water, if the cone is immersed in water, find the quantity of water it will displace. कितना पानी ये डिस्प्लेस किया है उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका अगर हम वॉल्यूम निकाल लें तो उतना ही करेगा। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, क्वांटिटी ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही तो पानी हटाएगा। तो इसका वॉल्यूम ले लिया इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गिवन शेप। अब इस शेप का वॉल्यूम क्या है? तो वॉल्यूम ऑफ अपर कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ लोअर कोन। कोन का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल h प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल H। तो ये तीनों में कॉमन है तो यानी पाई आर स्क्वायर और बाई 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे h प्लस कैपिटल H करते हैं। तो यही हमारा नेट वॉल्यूम हो जाएगा। यही हमारा आंसर भी है, ठीक है, इतना पानी डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, नॉट अ वेरी टफ क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का। 25 नंबर क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। सॉरी 1 प्लस कॉस थीटा नहीं है, 1 प्लस साइन थीटा ही है। तो ये बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपको फॉर्मूला पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे पड़ोस में लिख दीजिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे लिख लीजिएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मुझे बताए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई कॉस थीटा। यहाँ लगा दीजिए तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा कट के 1 आ जाएगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो ये 25 का हमारा पहला वाला सॉल्व हो गया। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 25 का दूसरा नंबर देखा जाए तो 25 का और जो है वो क्या कह रहा है? 25 का और वो कहता है कि साइन ए प्लस कॉस बी, साइन ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, और कह रहा है कि ए 30 डिग्री है। ए कितना है? 30 डिग्री है। तो कह रहा है कि बी निकालिए, फाइंड वैल्यू ऑफ बी। बी निकालना है, बहुत आसान है। ए का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस बी इज इक्वल टू 1 होगा। साइन 30 क्या होता है? 1/2 प्लस कॉस बी क्या होता है? वही रहने दीजिए, इज इक्वल टू 1। तो कॉस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1/2, क्योंकि जो इधर प्लस में है उधर जाके क्या होगा? तो कॉस बी इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 2 माइनस 1 यानी 1/2 आ जाएगा। सिंस हम लोग जानते हैं कि कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होता है, ये हमें पता है। तो cos b का वैल्यू 1/2 और cos 60 डिग्री का 1/2, इसका मतलब क्या होता है? बाय कंपेयरिंग b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। cos 60 का 1/2 होता है ना? हाँ ठीक है, यानी b का वैल्यू क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। ये हमारा आंसर है। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन बी भी कंप्लीट हुआ।
तो अब बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में कुल 6 सवाल आपको मिलेंगे और हर सवाल का 3 मार्क्स यानी 18 मार्क्स का ये पूरा सेट है। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला कह रहा है कि प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर, यानी 26 क्या कह रहा है, 26 कह रहा है कि टू प्रूव √2 इज इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले इसको हम लोग करेंगे, इसमें क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट से करते हैं। कॉम्प्लीमेंट मतलब कॉम्प्लीमेंशन मतलब ऐसा समझ लीजिए कि पहले हम लोग मान लेंगे कि √2 जो है वो रैशनल है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट होगा, सॉल्यूशन होगा लेट अस अज्यूम, हमने एज्यूम कर लिया कि √2 इज अ रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है। और जैसे ही आप रैशनल नंबर एज्यूम करते हो तो रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है p/q के फॉर्म में, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, यही होता है ना रैशनल नंबर। तो ये बात हमारे दिमाग में है। तो हम लोग अगर ऐसा मान लिए, अगर ये रैशनल नंबर है देन √2 मस्ट बी इक्वल टू a/b के फॉर्म में होगा, सच दैट a and b आर co-prime integers, co-prime integers। co-prime का मतलब क्या होता है, co-prime का मतलब होता है जिसका कॉमन फैक्टर केवल 1 हो, कॉमन फैक्टर केवल 1 हो, उसको कहते हैं को-प्राइम। अच्छा, अगर हमने मान लिया है कि इसका a/b एक इंटीजर है और इसका कॉमन फैक्टर केवल 1 है, और अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि a/b का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा भी कोई फैक्टर आ जा रहा है, यानी ये बात गलत हो जाएगी। अगर ये बात गलत हो जाएगी यानी हमने √2 जो माना है रैशनल नंबर, वो भी बात गलत हो जाएगी। तो √2 क्या हो जाएगा, अगर रैशनल नहीं होगा तो √2 इरेशनल हो जाएगा। तो इसी में फर्दर प्रोसीड करेंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायरिंग करने के बाद √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा a²/b²। तो अगर ऐसा होता है तो मैं लिख सकता हूं 2b² = a²। फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं कि b² = a²/2। अच्छा, यहां से मुझे क्या निष्कर्ष निकलता है, इट मीन्स a² इज डिविजिबल बाई 2। ये इंटीजर है ना, तो इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर ही आएगा। तो इसको इंटीजर आने के लिए एक स्क्वायर को कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए किसी का भी स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अगर 16 2 से डिवाइड हो जाता है तो 4 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मान लीजिए 3 का स्क्वायर तो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि 6 का स्क्वायर 36 अगर मान लीजिए कोई नंबर से, मान लीजिए कि 36 6 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो यानी 6 भी 6 से डिवाइड हो जाएगा। जो भी नंबर का स्क्वायर, अगर a का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो यानी a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। डिविजिबल बाई 2, a भी डिविजिबल हो जाएगा 2। अगर a 2 से भी डिवाइड हो सकता है, इट मीन्स 2 इज फैक्टर ऑफ ए, 2 इज फैक्टर ऑफ ए, 2 a का फैक्टर है। अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमें एक पॉइंट मिल गया कि a का एक फैक्टर 2 भी है। अगर मान लीजिए a का एक फैक्टर 2 है तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2c, मतलब a 2 का मल्टीपल है। अगर 2 का मल्टीपल है तभी ना a 2 को डिवाइड कर पा रहा है, 2 a को डिवाइड कर पा रहा है। तो a इज इक्वल टू 2c हमने मान लिया, वेयर c इज एन इंटीजर, c इज एन इंटीजर। अगर c हमारा इंटीजर है, ये सब मैंने रफ किया है बस, तो मैं अगर स्क्वायरिंग कर दूं तो लिख सकता हूं a² इज इक्वल टू 4c²।
स्क्वायरिंग बोथ साइड मैंने कर दिया। अब मुझे बताइए, अब ए स्क्वायर इक्वेशन नंबर यहाँ पे 1 मैंने लिया था, मान लीजिए मैं इक्वेशन नंबर इसको एक इक्वेशन p मान लो, क्या मान लो p। तो यूजिंग इक्वेशन p मैं लिख सकता हूँ a की जगह पे 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, यहाँ पे लिख दीजिएगा यूजिंग इक्वेशन p इक्वेशन को यूज करने के बाद। अच्छा ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, क्या होगा डिवाइड, यानी b स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा c स्क्वायर। अब यहां से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जैसे यहां से हमने निष्कर्ष निकाला, यहां पे 2 है, तो यहां पे भी हम लोग कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, सिंस b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, so b is also divisible by 2। अगर b स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है तो b भी 2 से डिवाइड होता है, इट मीन्स 2 इज फैक्टर ऑफ b, 2 इज फैक्टर ऑफ b। हमने क्या देखा कि 2 a का भी फैक्टर है और 2 b का भी फैक्टर है, लेकिन हमने क्या कहा था कि अगर a b है √2 इज इक्वल टू, अगर ए बी के फॉर्म में है, यानी अगर रैशनल नंबर है, तो इसका 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, बट यहां तो हमारा फैक्टर एक आ गया 2, तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग, इट मीन्स ए एंड बी हैव अदर फैक्टर्स देन 1, so it contradicts our assumption, it contradicts our assumption that, क्या हमने assume किया था कि √2 is rational number, हमने assume किया था कि √2 rational है, लेकिन ये उसको तो गलत प्रूफ कर रहा है, it means √2, hence √2 is irrational number। प्रूव्ड। तो ये आपको करना है √2 को इरेशनल प्रूव करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 26 नंबर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। 27 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सच दैट सो दैट द पेयर ऑफ इक्वेशन, यहां पे इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, और यहां पे एक और इक्वेशन दिया है 3x प्लस ky प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन दिए हुए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ k सो दैट द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। क्या कह रहा है कि इससे मिलना चाहिए यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन का आपको इक्वेशन भी पता है, यूनिक सॉल्यूशन का इक्वेशन होता है a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ये यूनिक सॉल्यूशन का होता है, यानी यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन होता है 1 पॉइंट, तो इसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, जब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होता है, तो इसको कहते हैं नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन। और जब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 होता है, तो इसको कहते हैं कोइंसाइडिंग लाइन, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यह आपने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो हमें यूनिक सॉल्यूशन यानी ये वाला यूज करना है, तो रखिए तो भाई हमारा a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो अगर a1 बाई a2, a1 कितना है 1, a2 कितना है 3, नॉट इक्वल टू क्या कह रहा है b1 कितना है हमारा 2 और b2 कितना है k है, तो k को उधर ले जाइए, तो k इज इक्वल नॉट इक्वल टू 3 2 जा 6, यानी ये हमारा k का वैल्यू 6 नहीं आ सकता है।
अगर k का वैल्यू आपने 6 लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये पैरेलल लाइंस बन जाएंगे, क्योंकि ये वाला बन जाएगा पैरेलल लाइन बन जाएगा, a1/2 इज इक्वल टू b1/b2 आ जाएगा और नॉट इक्वल टू c1/c2, क्योंकि c1 c2 तो 5/15 यानी कुछ आएगा, ये 1/3 आएगा और ये 1/3, ये 1/3, ये भी 1/3, यानी ये या कोइंसाइडिंग बन जाएगा। कोइंसाइडिंग अगर बन जाएगा, नहीं ये माइनस में आ जाएगा ना, ये माइनस में, ये दोनों प्लस में, तो ये बन जाएगा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में तो कोई आंसर ही नहीं मिलेगा, तो ये वाला कंडीशन नहीं होना चाहिए, यानी 6 नहीं आना चाहिए यहाँ पे। तो 6 नहीं आएगा तो कोई भी वैल्यू आप मान लीजिए, k का इनफाइनाइट वैल्यू हो सकता है, तो लेकिन यूनिक सॉल्यूशन कह रहा है तो हाँ, इसके अलावा कुछ भी आप रख दीजिए k का वैल्यू, तो यूनिक सॉल्यूशन दे देगा। बात समझ में आया? तो ये आपका आंसर है 27 नंबर। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 की तरफ 28 कह रहा है, 28 नंबर कह रहा है कि इफ mth टर्म ऑफ एन AP, यानी am जो दिया हुआ है, am जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1/n। n कह रहा है nth टर्म ऑफ एन AP, nth टर्म यानी an जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1/m दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ m एंड n टर्म, यानी पूछ रहा है कि सम ऑफ m n टर्म निकालिए, ये निकालिए। तो जरा मुझे आप लोग बताइए am का मतलब क्या होता है? am का मतलब होता है a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n दिया हुआ है, और यहाँ an का मतलब क्या है? a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू दिया हुआ 1/m दिया हुआ है। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, घटा दूं क्या? हाँ घटा दीजिए। चलिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस a माइनस 1 खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा md माइनस डी, md माइनस डी, ये ऊपर वाला है md माइनस डी। अच्छा ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस कर दें और यहाँ लिख दें nd माइनस, देखिए nd हो जाएगा और माइनस डी इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 1/n माइनस 1/m आएगा, यानी यहाँ पे इसको खोलिए जरा ब्रैकेट, md माइनस डी माइनस nd प्लस डी इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा m माइनस n बाई mn हो जाएगा। d प्लस में d माइनस में कट जाएगा और d दोनों में कॉमन है, तो d को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा m माइनस n इज इक्वल टू हो जाएगा m माइनस n बाई mn। अब देखिए m माइनस n इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या होगा डिवाइड में होगा, तो क्यों ना मैं यहीं से इसको काट दूं, यानी d मुझे क्या मिल गया? d मिल गया मुझे 1/mn, तो मुझे d मिल गया। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 2 माने ना, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। अच्छा d मिल गया तो क्या मुझे a मिल जाएगा इक्वेशन में पुट करके? तो फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर, अच्छा इसको 4th मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th एंड 3rd को यूज करके मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस m-1 और d की जगह क्या लिख दूंगा 1/mn इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/n। सॉल्व किया जाए तो a प्लस ये m/mn माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n हो जाएगा। अभी m से m कट गया, यानी a प्लस 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n होगा। अब देखिए ये दोनों तो उधर ले जाएंगे, तो ये देखिए प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये को डायरेक्ट काट देते हैं, तो यानी a इज इक्वल टू ये माइनस में उधर जाके क्या होगा प्लस, यानी a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/mn हो जाएगा, यानी a भी 1/mn आ गया और b भी 1/mn आ गया। तो अब मुझे क्या करना है, SMN निकालना है। तो SMN का फॉर्मूला क्या होता है? SMN का फॉर्मूला होता है mn/2 n/2 2a प्लस n-1, तो n क्या है हमारा mn, n-1 इंटू डी हमारा क्या है भाई 1/mn। तो सॉल्व किया जाए, सॉल्व करने पे मिल जाएगा mn/2 2a प्लस ये mn मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो mn/mn कट के हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस 1/mn होगा
अच्छा ए का वैल्यू भी तो 1/mn है, तो ए को भी रख दीजिए ना 1/mn, ठीक है। तो क्यों इसको क्यों हटाएं, इसको भी हम mn रहने देते हैं, नीचे में mn रहने देते हैं और यहाँ पे भी mn कर देते हैं। mn मल्टीप्लाई किया तो mn/mn -1/mn, तो इससे क्या हुआ कि mn/2 और यहाँ पे एलसीएम आ गया mn, तो हो जाएगा 2 + mn - 1। 2 + mn - 1 क्या होता है 1, तो 2 - 1 को हम डायरेक्ट यहाँ काट के 1 लिख दे, क्योंकि 2 - 1 1 होता है। तो देखिए नीचे mn, ये mn कट गया, तो आंसर क्या आ गया भाई, आंसर आ गया 1 + mn/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा mn का फॉर्मूला, ठीक है। तो सम ऑफ m + mn टर्म जो होगा 1 + mn/2 होगा, ये इस तरह से बनाया जाता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। किसी भी तरह का डाउट होगा आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हो, ठीक है। मैं मिटा दूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर, अभी मैंने 28 किया था, 28 का और भी है, चलिए 28 का और कर लिया जाए। 28 का और कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, यानी एपी जो है वो 9 है, 17 है, 25 है, मस्ट बी टेकन सच दैट द एसएन जो होगा वो 636 हो जाए। तो 636 होने के लिए एसएन का फॉर्मूला लगा दीजिए। एसएन इज इक्वल टू होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी हो जाएगा। एसएन कितना हुआ है 636 दिया हुआ है, इज इक्वल टू n नहीं पता है, 2 रख दीजिए, a का वैल्यू 9 है प्लस n नहीं पता है तो रहने दीजिए n-1, और यहाँ पे d कितना है नहीं पता है, नहीं d पता है जी। 17 - 9, 17 - 9 होता है हमारा 8, सत्रह माइनस 9 8 होता है, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा, ये 2 को उधर ले जाया जाए, n/2 क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 प्लस 8n माइनस 8, तो ये हो जाएगा n/2, 18 में से 8 गया 10 प्लस 8n, कॉमन लीजिए तो n/2, 4 को कॉमन ले लेते हैं, नहीं 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4n, 2 से 2 कट गया, तो ये हो जाएगा 5n प्लस 4n² इज इक्वल टू 636 हो जाएगा ना, इधर 636 आ रहा था। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व कीजिए, तो इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 4n² प्लस 5n माइनस 636। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है भाई, आपको फॉर्मूला याद रखना है, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a माइनस b माइनस 5 प्लस माइनस √5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 4, a का वैल्यू कितना है भाई 4 है, और c का वैल्यू कितना है माइनस 636 बटे में 2 × 4, यानी माइनस 5 प्लस माइनस √25 माइनस इंटू माइनस प्लस 16, 636 को मैं 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 छक्का 36, हाथ में 3, 6 3 18 19 20 21, हाथ में 2, 6 छक्का 36 37 38, 636 यही होगा ना, 6 छक्का 36, हाथ में 3, 6 3 18 19 20 21, हाथ में 2 36 37 38, ठीक है 6 3 6, ये हो जाएगा 6 7 8 9 10 11, 6 3 9 1 10, यानी बाई हो जाएगा, यहाँ पे 8 लिख दिया जाए, माइनस 5 प्लस माइनस √ ये हो जाएगा 25 प्लस 10 176, 25 जोड़ दीजिए तो 6 5 11 7 8 9 1 10, हाथ में 1 यानी 2 0 1 1 0 2 0 1, ये लगता है क्या किसी का रूट 1 0 2 0 1,
ऐसे नहीं होता है, स्क्वायर रूट निकालना है ना, ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए। तो 1 1 जा 1, घटाइए, ख़त्म। 0 2 आ गया, 1 उतारे 2 आ गया, 0 0 जा 0 हो जाएगा, घटाने पे 2 आ जाएगा, 0 जोड़ने पे BC होगा, ऊपर से आ जाएगा 2 0 1 आ जाएगा। तो 1 1 जा 2 0 1 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यानी 1 0 1 हमारा स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यानी बाई में हमारा 8 है, यहाँ पे लिख दीजिए -5 प्लस माइनस 101 बाई 8। अब एक बार प्लस होगा एक बार माइनस हो जाएगा, तो यानी -5 प्लस 101/8 और एक बार आएगा -5 माइनस 101/8। तो 101 में 5 घटाया जाए तो बन जाएगा 96/8। 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और ये हो जाएगा -106/8। कटेगा 8 एकम 8 नहीं कटेगा, 4 से काटिए, 4 दूनी 8 नहीं, 2 से काटिए, 2 बार में 4 आएगा, ये 53 आएगा, यानी आ जाएगा -53/4। अच्छा n का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में तो आएगा नहीं, n का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में तो आएगा नहीं, यानी n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा 12। यही निकालना था ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? फ्रैक्शन में कोई भी टर्म नहीं आता है, यानी 28 नंबर सवाल ऐसे बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि फाइंड a एंड b इफ साइन a प्लस b दिया हुआ है। क्या? साइन a प्लस 2b, a प्लस 2b दिया हुआ है √3/2 और साथ ही साथ दिया हुआ है cos a प्लस 4b, cos a प्लस 4b जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। अब मुझे ये बताइए, आप लोगों को पता है ना कि साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है √3/2 और आपको पता है ना cos 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ये आपको पहले से पता है। तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन दिस एंड दिस, देखिए साइन साइन √3/2 यानी मुझे यहाँ पे लिख लीजिए a, यहाँ पे b। बाय कंपेयरिंग इक्वेशंस, बाय कंपेयरिंग above इक्वेशंस। अब above इक्वेशन को कंपेयर करने पे हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि a प्लस 2b 60 है। क्या पता चला? a प्लस 2b इज इक्वल टू 60 डिग्री। और a प्लस 4b मुझे क्या पता चला? a प्लस 4b मुझे पता चला कितना है, 90 डिग्री है। तो क्यों मैं इसको घटा दूं और a और b के वैल्यू निकाल दूं? a प्लस a माइनस a खत्म हो जाएगा, 4b में से 2b जाएगा तो बचेगा -2b और 90 में से 60 जाएगा तो बचेगा -30 डिग्री और माइनस से माइनस चला जाएगा, 2 से 30 चल जाएगा 15 बार में, यानी b मुझे मिल जाएगा 15 डिग्री। अगर b मुझे 15 डिग्री मिल गया है तो a कितना मिलेगा? 15 दूनी 30, 30 उधर जाकर घटेगा 30 में तो 30 हो जाएगा, यानी a मिल जाएगा मुझे 30 डिग्री। और ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, क्योंकि a और b की वैल्यू पूछ रही थी जहाँ पे a और b एक्यूट एंगल है। तो हाँ भाई, a भी 30 है और b 15 है, दोनों एक्यूट है। तो 29 नंबर सवाल ऐसे बन गया। अब बढ़ते हैं 30 नंबर सवाल पे। 30 नंबर सवाल, 30 नंबर सवाल कह रहा है कि इसमें 2 सवाल है। प्रूव द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, ठीक है, उसको रोम्बस प्रूव कर देना है। और इसमें एक और नंबर करके सवाल है, वो वाला सवाल आसान है, तो आसान वाला पहले बना लिया जाए, क्या दिक्कत है। इफ अ सर्कल टचेज द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। चलिए मान लीजिए एक ट्राइंगल ABC है, ठीक है। ये ट्राइंगल मान लीजिए मैंने ले लिया है A और ये मान लिया मैंने B और ये हमारा C। कह रहा है कि सर्कल टचेज द साइड BC, यानी BC को टच कर रहा है, ऑफ अ ट्राइंगल ABC एट P। तो BC पे टच कर रहा है तो कहीं यहीं पे सर्कल बनेगा एट P। एक्सटेंडेड AB एंड AC, यानी AB और AC को एक्सटेंड कीजिए, AB और AC को एक्सटेंड कीजिए।
एक्सटेंडेड ए बी एंड ए सी एट क्यू एंड आर, इसको क्यू लिखिए और इसको लिख दीजिए आर रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट ए क्यू, अब यहां पे पी पे टच कर रहा है ना, तो यहां पे सर्कल को ऐसे बना दीजिए, ठीक है, पी पे टच कर रहा है। इफ अ सर्कल, फिर से क्वेश्चन पढ़िए, इफ अ सर्कल टचेज द साइड बीसी, ठीक है, सर्कल टचेज द साइड बीसी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी एट पॉइंट पी एंड एक्सटेंडेड साइड एबी, एबी साइड को एक्सटेंड किया गया, एबी एंड एसी, एबी एसी को एक्सटेंड किया गया एट क्यू एंड आर, यानी ये क्यू यहां नहीं है जी, ये क्यू यहां पे है, यानी क्यू पे टच कर रहा है और ये आर पे भी टच कर रहा है, यानी ये साइड जो है वो एक्सटेंडेड साइड पे सर्कल जो है वो 3 जगह पे टच कर रहा है, एक क्यू पे, एक आर पे, एक पी पे, ठीक। अब क्या करना है, प्रूफ, हमें प्रूव करना है, टू प्रूव AQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC CA AB, BC प्लस CA प्लस AB, BC CA AB, यानी इस ट्रायंगल का आधा कर दिया जाए तो हमारा AQ आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये हमें टू प्रूव करना है, तो चलिए गिवन से स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन हमें दिया हुआ है AQ AR एंड BC आर टेंजेंट्स ऑफ सर्कल। क्यों टेंजेंट्स है, क्योंकि ये एक पॉइंट पे टच कर रहा है ना, कहां पे, ए क्यू क्यू पे कर रहा है, ए आर आर पे कर रहा है और बी सी पी पे कर रहा है, टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल। अब हमें टू प्रूव करना है ये, तो चलिए अब प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। प्रूफ को जब स्टार्ट करेंगे तो हम लिख सकते हैं सिंस बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, और बीपी जो होगा वो बी क्यू के बराबर होगा, ये बीपी जो है वो बी क्यू के बराबर होगा, और पीसी जो है वो सी आर के बराबर है, एंड पीसी इज इक्वल टू सी आर। इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल साइड, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट on circle are equal in length, लेंथ के इक्वल होगा, ठीक है। नाउ अगर मैं AQ ले लूं, क्या ले लूं, AQ, अब LHS लेके चलता हूं। नाउ AQ को मैं लिख सकता हूं, AQ को मैं लिख सकता हूं AB प्लस बी क्यू। ए क्यू क्या होगा, ए बी प्लस बी क्यू हो जाएगा। अच्छा बी क्यू को मैं लिख सकता हूँ, बी क्यू को लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी क्यू को लिख सकता हूँ मैं बी पी, बी क्यू को लिख सकता हूँ बी पी, यानी बी क्यू जो बी क्यू है वो बी पी है। क्यों है, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा ए बी प्लस बी पी मिल गया। अच्छा अब ए बी प्लस बी की, चूंकि आपको पता है कि अब मुझे ए बी को अच्छा एक और बात आप लिख सकते हैं कि ए क्यू जो होता है वो होता है ए आर के बराबर, सेम रीजन, ए क्यू भी टेंजेंट है, ए आर भी टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट ए है, तो ए क्यू इज इक्वल टू ए आर, ठीक। तो ए बी, अब यहां पे एक काम करते हैं हम लोग, ए बी एक काम कीजिए, इसको मिटाइए, ये तीनों पॉइंट ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आरएचएस से लेके चलते हैं, एलएचएस आ जाएगा।
हम लोग RHS लेके चलते हैं। RHS क्या है? हाफ ऑफ BC प्लस CA प्लस AB। अब जरा मुझे बताइए, हाफ BC को हम BP प्लस PC लिख सकते हैं। BC को BP प्लस PC लिख सकते हैं, प्लस CA, चलिए ठीक है, CA प्लस क्या लिख सकते हैं? AB लिख सकते हैं। अब मुझे बताइए, BP लिख दिया हमने, और BP को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, BP को BQ लिख सकते हैं, BQ को BQ, और PC को CR लिख सकते हैं, CR प्लस CA प्लस AB। अब BQ प्लस AB, ये देखिए AB और BQ और CR और CA, ये दोनों मिलके क्या बनेगा? हाफ। BQ प्लस AB, BQ प्लस AB हमारा बन जाएगा AQ, और CR और CA मिलकर के बन जाएगा हमारा AR। यहां पे लिख दीजिएगा इक्वेशन 1 2, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 2 इक्वेशन को यूज करने पे। अब आपको पता है AQ और AR बराबर है, तो AR की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? AR की जगह फिर AQ लिख सकते हैं। यहाँ पे इक्वेशन किसको यूज किए हैं? इक्वेशन नंबर 3 यूज किए हैं। तो AQ क्या हो जाएगा? 2AQ बाई 2 कट के क्या आ गया? AQ आ गया। यानी देखिए हम लोग RHS से लेके चले और हमें क्या मिल गया? LHS मिल गया, तो ये क्या हो गया? हेंस प्रूव्ड हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ, क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व हुआ। अब एक क्वेश्चन मात्र बचा हुआ है, इसको सॉल्व करते ही हमारा सेक्शन C खत्म हो जाएगा। चलिए सेक्शन C को खत्म करते हैं। कह रहा है कि लेट अस चेक द वीडियो इज गोइंग परफेक्ट और नॉट। 32 मिनट। चलिए यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि अ चाइल्ड हैज अ डाई विद 6 फेसेस A B C C C। अब देखिए 6 फेस है क्यूब डाइस का। डाइस मतलब आप समझ रहे हैं ना, लीडो का गोटी है, उसका 6 फेस है, और 6 फेस में ये लिखा हुआ है A B C C C, यही लिखा हुआ है, ये 6 फेसेस हैं। कह रहा है कि डाई इज थ्रोन एट वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए का मतलब क्या होगा? ए आने की संभावना। ए कितनी बार आ सकता है? 2 बार। तो आप लिख दोगे P गेटिंग, या यहां पे लिखिएगा नंबर ऑफ A बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ A कितना है? 2 बार है। सैंपल स्पेस कितना है? 6 है। तो यानी 2/6 कितना आ जाएगा? 1/3। यानी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3 है हमारा A आने का। 1/3 संभावना है। ये पहला नंबर ऑप्शन हो गया। दूसरा क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग C। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग C जो होगा वो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ C's, कितने C हैं बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस 6 है, तो C कितना है? 3, और सैंपल स्पेस कितना है? 6, कट के क्या आ जाएगा? 1/2। तो ये हमारा सवाल नंबर 31 भी सॉल्व हुआ। तो इसके द्वारा हमारा सैंपल सेट C भी निपट गया, सेक्शन C।